तो आज सुबह जैसे ही मैं नहाने के लिए साबुन को उठाने लगा तो पता चला साबुन तो फ्लोर के चिपक चुका है। तो आइए जानते हैं ऐसा कैसे। हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन आवर टुडेज वीडियो। आवर टुडेज टॉपिक इज फ्रिक्शन मेड इजी। अपन इसके अंदर देखेंगे इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, किस तरह से फ्रिक्शन काम करता है, एकदम इन डेप्थ नॉलेज लेंगे फ्रिक्शन की। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो चलिए फ्रिक्शन को समझते हैं। तो इसके अंदर अपन को दो ब्लॉक दिख रहे हैं, अपन देख पा रहे हैं। एक का नाम अपन ब्लॉक ए दे देते हैं, एक ब्लॉक बी दे देते हैं। तो ब्लॉक ए ब्लॉक बी के ऊपर रखा हुआ है। अगर अपन इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखें, मतलब इसको थोड़ा जूम करके देंगे, थोड़ा नहीं तो बहुत ज्यादा जूम करके देखें अगर इस चीज को अपन, कि यहाँ पे एकदम इस कॉर्नर के ऊपर इन दोनों का अटैचमेंट किस प्रकार है, अगर इसको अगर जूम करके देखें तो अपन को पता लगेगा कि जो ए ब्लॉक है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एकदम रफ है, वो एकदम स्मूथ नहीं है। जो अपन को आंखों से जो चीजें दिखती हैं, जो स्मूथ दिखती हैं, वो एक्चुअली में स्मूथ नहीं होती। माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर अपन उनको देखें तो उनमें भी बहुत ज्यादा खुरदरापन, रफनेस होती है। तो ए वाले ब्लॉक को देखा तो उसमें भी रफनेस आई, बी वाले ब्लॉक को देखा तो उसमें भी रफनेस आई। अब इसको अपन देखते हैं एटॉमिक लेवल के ऊपर, कि एटॉमिक लेवल के ऊपर क्या होता है। तो ए ब्लॉक के अंदर भी कुछ एटम्स हैं, उसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। बी ब्लॉक के अंदर भी कुछ एटम्स है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ इन दोनों सरफेसेस पे कुछ चार्ज होगा, कुछ चार्ज पार्टिकल्स होंगे। जब अपन इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, ए और बी को जब कांटेक्ट में लाएंगे तो वो आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे और एक तरह से कोल्ड वेल्डिंग हो जाएगी। कोल्ड वेल्डिंग, एक तो जो वेल्डिंग आती है अपन आयरन की करवा, चेयर्स वगैरह बनती हैं तो वहां पे वेल्डिंग होती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हीट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ केमिकल चीजों का जरूरत होती है। बट यहाँ पे जो कोल्ड वेल्डिंग होती है वो ना तो हीट की रिक्वायरमेंट होती है, ना किसी केमिकल की रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट होती है तो दो सरफेसेस की, दो बॉडीज की जो आपस में टच हो। तो एक तरह से वो क्या होता है, कोल्ड वेल्ड हो जाता है। जब दो सरफेसेस आपस में टच होती हैं तो एक तरह से वो कोल्ड वेल्ड हो जाती हैं, आपस में थोड़ी अटैच हो जाती है, चिपक जाती हैं। जिस तरह से मैग्नेट चिपकती हैं उसी प्रकार से कोई भी सरफेस, कोई भी दो सरफेस आपस में चिपक जाती है। बस उसका अमाउंट डिफरेंट होता है। अगर वो बहुत ज्यादा रफ है तो वो बहुत अच्छे तरीके से चिपक पाएंगे, अगर वो बहुत कम रफ है मतलब स्मूथ है तो उनका अटैचमेंट थोड़ा कम होगा। तो इसके अंदर अपन ने देखा कि ये एक तरह से कोल्ड वेल्ड हो जाते हैं, यहां से ये कोल्ड वेल्डिंग हो गई। ये एक एक्सप्लेनेशन हो गया फ्रिक्शन का। दूसरा एक्सप्लेनेशन यही है कि कोई भी चीज खुरदुरी होगी, उसके अंदर से अपन किसी न किसी चीज को निकालने की कोशिश करेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है उसमें ज्यादा जोर आएगा अपन को। तो ये अपना एक दूसरा एक्सप्लेनेशन हो गया इसके। तो अब अपन आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अपन इसके अंदर पहला पढ़ेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का नाम सुनते ही अपन को समझ में आता है कि कुछ ना कुछ मोशन की यहाँ पे बात होगी, तो वो अपन चीज देखते हैं। ये फ्रिक्शन कब लगता है, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में सरफेस पे टच हो और एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में हो। अपन इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कार्डबोर्ड है और ये रोक है। तो अब अपन इस रोक के ऊपर, रोक को कार्डबोर्ड के ऊपर रखेंगे और छोड़ देंगे, तो ये क्या हो रहा है, इसके अंदर मोशन हो रहा है, ये चीज आगे जा रही है। तो इस दौरान जो फ्रिक्शन लगता है इस रोक के ऊपर, इस कार्डबोर्ड के द्वारा, वो फ्रिक्शन कहलाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कोई भी दो चीज अगर मोशन के अंदर है, अगर ये ऐसे रखा हुआ है और फिर मैं इसको ऐसे धकेल रहा हूं और उस वक्त जो फोर्स लग रहा है इस बोर्ड के द्वारा इस रोक के ऊपर, तो वो फोर्स कहलाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन काम कैसे करता है और किस डायरेक्शन में लगता है। तो अपन ने एक एग्जांपल लिया है कि ये वापस से वही ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है। अपन ने माना कि इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा है ए ब्लॉक। तो अब अपन देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी या फिर इसके ऊपर कैसे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो मतलब एक दूसरे के रिलेटिव मोशन के अंदर तो ये है। तो अब अपन देखेंगे इसकी डायरेक्शन किस तरीके से निकालें अपन, कि फ्रिक्शन फोर्स लग तो रहा है, बस किस डायरेक्शन में लग रहा है वो हमें कैसे पता चले। तो अपन क्या करेंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी मतलब इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम ए ब्लॉक का बनाएंगे। तो एक फोर्स तो ए ब्लॉक के ऊपर लग रहा है ग्रेविटी के द्वारा, वो हो जाएगा अपना mg। एक फोर्स नॉर्मल लग रहा है जो बी के द्वारा,
वो हो जाएगा ये। ठीक है, अब अपना ब्लॉक मोशन किस डायरेक्शन में कर रहा है, मोशन इस डायरेक्शन में अंदर ये मूवमेंट कर रहा है। तो अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स इस मोशन को रजिस्ट करेगा, वो इसे मूव नहीं होने देगा। तो किस डायरेक्शन के अंदर अपन को फ्रिक्शनल फोर्स लगाना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट टू द वेलोसिटी और ऑपोजिट टू द मोशन। तो इस डायरेक्शन के अंदर अपना काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ये अपन ने निकाल ली है काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन। अब कैलकुलेट करना है कि भाई काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो पता लग गई कि लेफ्ट में लग रही है या राइट में लग रही है, ये तो अपन को पता चल गया, बट इसका मैग्नीट्यूड कितना है, कितना लग रहा है, 5 न्यूटन लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है, किस तरह से कैलकुलेट करना है। क्या बॉडी अगर भारी हो तब फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा, या फिर बॉडी का अगर उसके ऊपर ओनली टिप टिका हुआ हो या फिर एक क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा रखा हुआ हो तब उसके ऊपर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये सब चीजें देखने के लिए अपन को कैलकुलेट करना है इसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से अपन निकालें। तो इसका फॉर्मूला अपन को मिला कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू के इनटू नॉर्मल। नॉर्मल तो अपन को पता है कि ये जो बी बोर्ड है ये ए ब्लॉक के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल अपन mg से निकाल लेंगे, अपन को पता है कि नॉर्मल mg के बराबर होगा। लेकिन ये म्यू के क्या है, इसे बोलते हैं अपन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये किसका है, काइनेटिक फ्रिक्शन का है। तो अपन इसको कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोल सकते हैं इसके अंदर। तो इसकी अपन को वैल्यू ये दे रखी होगी कि इसकी वैल्यू 0.5 है या फिर 0.6 है या फिर 0.4 है। तो यहां से अपन को पता लगता है कि फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। जितना ज्यादा वजन उस ऑब्जेक्ट के अंदर होगा उतना ज्यादा उसके ऊपर फोर्स, काइनेटिक फोर्स या काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर लगेगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर अपन ने देखा कि कोई ना कोई चीजें हमेशा मोशन में ही रहती है। कोई भी दो सरफेस हैं तो इररिस्पेक्टिव कि वो किस प्रकार की हैं क्या है, वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट के अंदर मोशन में ही रहती है। अपन ने कार्डबोर्ड और रॉक का देखा, वो भी एक दूसरे के अंदर मोशन में थे। बट स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर क्या होता है कि कोई भी दो चीजें आपस में मोशन में नहीं रहती। स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक ही लगता है जब तक वो चीजें स्टैटिक है, जब तक उन चीजों के अंदर मोशन ना आ जाए या तब तक वो चीज मूव ना करने लग जाए। तो एक एग्जांपल अपन देखते हैं इसके अंदर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं अपन ये फ्रीज है, ठीक है, इस फ्रीज को ये एक लड़का है, ठीक है, तो ये लड़का इस फ्रीज के ऊपर फोर्स लगा रहा है। किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो अब ये जो फ्रीज है, तो अब जो जिस ग्राउंड के ऊपर ये फ्रीज रखा गया है वो ग्राउंड इसे मूव नहीं करने देना चाहता, तो वो भी इसके मोशन को रजिस्ट करेगा। तो उस रजिस्ट करने की वैल्यू या उस रजिस्ट करने के फोर्स को अपन बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन ये एक तरह का फोर्स होता है जो ग्राउंड रजिस्ट करता है या फिर जो सरफेस रजिस्ट करती है किसी दूसरी सरफेस को जो उसके ऊपर मोशन करना चाहती है। तो फ्रिक्शन कब कब लग सकता है, या तो दो चीजें आपस में मोशन कर रही हो, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव कर रही हो, या फिर कोई भी एक चीज दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन करना चाहती है, मूव करना चाहती है। जैसे अपन मान लें, वही एग्जाम्पल अपन वापस लेते हैं। अब जैसे ये रोक है, ठीक है, ये रोक अपन ने इसके ऊपर रखी, तो अब ये मूव नहीं कर रही है। तो किस वजह से मूव नहीं कर रही है, क्योंकि इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ये बोर्ड, इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ताकि ये इस तरफ नीचे ना गिरे। अब जैसे अभी तक ये क्या, ये अभी तक मूव नहीं कर रही, तब कौन सा फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। अब जैसे ही मैं इसको ऊपर करूंगा ये मूव होना स्टार्ट हो गई है, तो क्या हो रहा है कि अब काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगा है। तो अब अपन देखते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन वही चीज है। किस प्रकार से देखते हैं, ये जो लड़का है इस तरफ उसको धकेलने की कोशिश कर रहा है, तो मोशन ना हो उसे अपोज करेगी, तो उस फोर्स को अपोज करने के लिए ये इस डायरेक्शन के अंदर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। तो उसकी डायरेक्शन अपन को समझ आ गई, इस तरह से अपन को निकालनी है। अब अपन को देखना है मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है, कितना फोर्स लगा रहा है। तो एज इट इज सिमिलरली अपन ने जो लास्ट में देखा था, वैल्यू इज इक्वल्स टू म्यू एस फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू में अपना नॉर्मल फोर्स, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। ये तो अपन ने पहले देखा था, बट अब की बार ये जो म्यू है वो वैल्यू हो जाएगी म्यू एस, जो कि ग्राउंड के लिए अलग होगी। स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अपन को समझनी होती है, जो कि उसकी लिमिट होती है कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है, कि कब तक कितना हम फोर्स लगाएं उस फ्रिज के ऊपर, उसके बाद वो मोशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो अपन ने फॉर्मूला देखा था उसके अंदर, कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है स्टैटिक का इज इक्वल्स टू म्यू एस इनटू में नॉर्मल फोर्स, ये जो है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये मैक्सिमम है, कि इससे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग सकता किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इसका अपन को एक्चुअली फॉर्मूला मिलता है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन। तो इसको अपन समझते हैं, जैसे अपन एक ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है, ये अपन ने ब्लॉक ले लिया और ये अपना ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो इसकी अपन मान लेते हैं 10 kg इसका वेट, ओके, और म्यू इसने दे रखा है मान लो 0.1। तो इसका नॉर्मल कितना हुआ, नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg हो गया, मास इनटू, तो इसका आ गया 1 न्यूटन, 1 न्यूटन नॉर्मल इसका आ गया, ठीक है। तो अपन ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, मान लो 0.5 न्यूटन इसके ऊपर फोर्स लगाया। तो इसने वापस कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगाया, 0.5 न्यूटन। मैक्सिमम कितना लगा सकता है, 1 न्यूटन तक लगा सकता है। इसने वापस कितना लगाया, 0.5 न्यूटन, ये नहीं हिला। फिर अपन ने इसके ऊपर फोर्स लगाया 0.7 न्यूटन। तो इसने वापस अपने ऊपर कितना फोर्स लगाया, वापस इस ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर 0.7 न्यूटन अपने फोर्स लगाया, और ये फिर से नहीं हिला। फिर अपन ने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, एग्जैक्टली अपन ने इसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाया। तो इस ब्लॉक ने भी अपने ऊपर वापस 1 न्यूटन फोर्स लगाया, फिर नहीं हिला। अब जैसे ही अपन ने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है 1 न्यूटन तक, क्योंकि अपन ने ये वैल्यू निकाली थी इसकी, मैक्सिमम इतना हो सकता है। तो मैक्सिमम 1 न्यूटन तक हो सकता है। तो अब क्या होगा, इस ब्लॉक के ऊपर 2 न्यूटन का फोर्स अपन इधर से लगा रहे हैं, 2 न्यूटन का फोर्स, और इधर से 1 न्यूटन का फोर्स अपने वापस लग रहा है। तो इवेंचुअली इस तरफ 1 न्यूटन का फोर्स एक्स्ट्रा लग रहा है, तो इसकी वजह से ये मोशन में आ जाएगा। तो अपन ने देखा कि फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस करता है, अपन उसके ऊपर जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही वो रिटर्न में लगाता है। जब उसकी मैक्सिमम लिमिट क्रॉस कर जाती है, उसके बाद उसमें मोशन स्टार्ट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर। और एक चीज और अपन को ये देखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो म्यू होता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, वो काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से हमेशा बड़ा होता है। तो ये देखते हैं कैसे, वापस वही एग्जांपल लेते हैं अपन। अब जैसे ये पत्थर है ना, ये पत्थर इसके ऊपर पड़ा है, अब मैं इसको धकेलने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं जा रहा, 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 अब गया, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, गया। तो जिस वक्त मैं फर्स्ट टाइम फोर्स लगा रहा हूँ, जब ये मोशन में नहीं है, तब मेरे को थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, और जैसे ही मोशन में आ जाता है फिर स्मूथली चलता है, मतलब कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, कोफिशिएंट की, वो वैल्यू ज्यादा है। स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो मेरे को पहले इसे मोशन में लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। बाद में जैसे ये मोशन में आ जाता है, तो अपने फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाती है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, बिकॉज क्योंकि अपना म्यू की वैल्यू जो है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कम हो जाता है, इसलिए अपन को कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो चलो अब देखते हैं सुबह अपनी साबुन के साथ क्या हुआ था। तो इसमें अपन ने डे 1 का दिखाया है। डे 1 को अपना लाइफ बॉय मैंने गीला करके फर्श के ऊपर, फ्लोर के ऊपर ऐसा कैसा रख दिया, ठीक है। अब डे 2 को क्या हुआ कि वो थोड़ा पानी की वजह से थोड़ा थोड़ा पिघल गया था। जैसे अपन ने फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर देखा था कि फ्रिक्शन के अंदर हर चीज रफ होती है, तो ऐसा अपना फ्लोर था। और जैसे ही मैंने पहले दिन उसे गीला करके छोड़ा था, तो वो जो साबुन थी वो इनके अंदर अच्छी तरीके से भर गई। जब गीली थी, लिक्विड फॉर्म में आ गई थी, थोड़ी थोड़ी फ्लूइड बन गई थी, तो इनके अंदर अच्छी तरीके से भर गई। ऑल राइट। और इनके साथ क्या हो गया था, इनका हो गया
कॉल्ड वेल्डिंग। तो अब क्या होगा, अब रिजिड हो गया है ये चीज एक तरीके से, हर एटम ने पार्टिकल ने इसको अच्छे से पकड़ लिया है, अपना जितना जोर लगा सकते हैं वो एटम एक दूसरे को अच्छे से पकड़ रखे हैं। तो जैसे ही अब मैं इसको उठाने की कोशिश करता हूँ ये उठ नहीं पाती है। तो ये किस वजह से, मैं इस तरफ से इसको फोर्स लगाता हूँ, इस तरफ से इसको फोर्स लगाता हूँ, ये हिल नहीं रही है। तो इसको कौन रोक रहा है, इसको रोक रहा है फ्रिक्शन की वजह से, स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से ये इसको अपन हिला नहीं पा रहे थे। तो अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि कोई चीज रोल कर रही है, कोई चीज घूम रही है, रोटेट करती हुई जा रही है, रोल करती हुई जा रही है, एक दूसरी सरफेस के ऊपर रोल करती हुई जा रही है, तो उसके ऊपर भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालें और वो फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो सब चीजें अपन आज देखेंगे। वापस अपना वही प्रोप, अब इसके अंदर क्या है, अब की बार अपना कार्डबोर्ड है और ये अपने कोई भी प्योरली सर्कल तो है नहीं, बट शिमला अपन समझते हैं इसको, प्योर सर्कल समझते हैं। अब ये चीज इसके ऊपर रोल कर रही मान लो, ठीक है। अब ये रोल कर रही है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, कैसे लग रहा है, किस वजह से रोल कर रही है। अब ये एक जगह ये पॉइंट टिक गया, ठीक है। अब अपन इसको रोल कर रहे हैं तो वो पॉइंट उठ गया, दूसरा पॉइंट वहां पे लग गया है, तीसरा पॉइंट वहां पे लग गया है। मतलब ये स्लाइड तो कर नहीं रहा कि एक पॉइंट जो इसके टच में है वो स्लाइड होता जा रहा, नहीं, वो पॉइंट टच हुआ और उठ गया, फिर दूसरा पॉइंट टच हो गया, उठ गया, दूसरा पॉइंट टच हो गया। तो मतलब ये हो क्या रहा है कि मतलब पॉइंट टच हो रहा है, उठ रहा है, पॉइंट टच हो रहा है, उठ रहा है। तो उसमें भी इसके फोर्स कैसे लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लग रहा है, किस वजह से घूम क्यों रहा है। अब जैसे अपन ने इसी को यहाँ पे रखा और ये इसको ऐसे रखा और इसको छोड़ दिया, तो ये घूमता हो जा रहा है। तो अब अपन निकालते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स, कोई भी चीज रोल करी, कोई सिलेंडर रोल कर रहा है, कोई गाड़ी का टायर रोल कर रहा है, तो उसका फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे, किस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है। तो अपन क्या अज्यूम करेंगे, अपन क्या देखेंगे, अब ये एक पॉइंट है जो कि नीचे वाली सरफेस के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में है, जो टच है। तो अब इसकी हेल्प से अपन निकालेंगे कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो ये पॉइंट अगर अपना सिलेंडर आगे की तरफ मूव कर रहा है, रोटेट करते हुए आगे जा रहा है, तो ये पॉइंट किस तरफ जाएगा, जैसे ये सिलेंडर आगे जाएगा तो ये पॉइंट पीछे जाने की कोशिश करेगा। जो सरफेस के टच में पॉइंट है वो पॉइंट पीछे जाने की कोशिश करेगा। तो अगर वो पीछे जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, वो स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है। अगर अपन इसको देखें बहुत ही ज्यादा, इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखें, जूम करके देखें, तो वो पीछे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो पीछे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो नीचे वाला सरफेस उसे पीछे नहीं जाने देना चाह रहा, तो वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा। तो इसका डायरेक्शनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, इस तरफ लगेगा। और ये जो इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसे अपन बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि अपनी जो बॉडी है वो रोल करती हुई आगे बढ़ रही। तो इसका अपन ने डायरेक्शन देख लिया, किस तरह से निकालना है कि अपन एक पॉइंट अज्यूम करेंगे जो कि नीचे वाले सरफेस के टच में है। वो पॉइंट अपन ने अज्यूम किया, वो देखेंगे कि वो किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, वो या तो लेफ्ट जाने की कोशिश करेगा या राइट जाने की कोशिश करेगा। वो जिस भी डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, अपन उस डायरेक्शन के ऑपोजिट के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएंगे जो कि रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स होगा। और इसका मैग्नीट्यूड वही चीज है जो अपन ने लास्ट वाले दोनों के अंदर देखा है। अगर रोलिंग फ्रिक्शन आपको निकालना है तो वो म्यू आर इंटू नॉर्मल फोर्स, म्यू आर हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट, रोलिंग फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, ऑल्दो म्यू आर की वैल्यू दो चीजों के ऊपर और डिपेंड करती है। म्यू आर की वैल्यू डिपेंड करती है इस के रेडियस पे प्लस कितना एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑब्जेक्ट का है, वो इन दो चीजों के ऊपर भी डिपेंड करती है। बट जो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके अंदर म्यू आर के अंदर आर और एक का कंपनसेशन पहले से ऐड होता है। ये अपन ने देखा रोलिंग फ्रिक्शन। Thank you so much for watching the video. If you like the video, please share this with your friends and subscribe to the channel My Space Station. Once again, thank you very much. Bye bye.